नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नल से पेयजल उपलब्ध होने से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोविड संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश पहुंचे। ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा, सरकार सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाएगी। एटीपी टेनिस फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में डोमिनिक थिएम का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से होगा। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में अनेक ग्रामीण जल परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। विंध्याचल क्षेत्र में 23 पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना में और प्रगति होगी। करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजनाएं न केवल लोगों को साफ सुथरा जल उपलब्ध कराएगी, बल्कि अनेक बीमारियों के उन्मूलन में भी सहायक होगी। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कई दशकों तक जिन क्षेत्रों की अनदेखी की गई, उनमें ये क्षेत्र सबसे अधिक वंचित रहा। श्री मोदी ने कहा कि पानी के अभाव के कारण अनेक लोगों को यहां से कहीं और जाने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब 3,500 गांवों को स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, तो 40 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी से किसी भी योजना को सफल बनाया जा सकता है। जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है, बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी, तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ही रही। जब यहाँ के 3,000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा, तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विंध्य क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए प्रयास कर रही है। विंध्याचल क्षेत्र में बरसों से लटकी
सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बंजर जमीन पर किसान सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करके अतिरिक्त कमाई कर सके, इसके लिए भी मदद की जा रही है। हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता बने, वो अन्न पैदा करता है, लोगों का पेट भरता है। अब वो अपने ही खेत में उसके साथ साथ ऊर्जा भी पैदा कर सकता है और लोगों को प्रकाश भी दे सकता है। हम विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने विकास की मिसाल कायम कर दी है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार और यहां के लोगों की छवि भी बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि महामारी के दौरान अपने घरों को लौटे प्रवासियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना कोई मामूली कामयाबी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री योगी के अपार प्रयासों से मस्तिष्क ज्वर और अन्य बीमारियों में काफी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश और उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आवास, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में बेहतरी आई। प्रधानमंत्री ने लोगों को फिर आगाह किया कि वे कोविड संक्रमण से सचेत रहे, क्योंकि कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें और सावधानी बरतने की जरूरत है। मामूली चूक से बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पेयजल परियोजनाओं से न केवल लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, बल्कि वे दूषित जल से होने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। इससे पहले श्री मोदी ने जिलों की पानी समितियों के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से अलग अलग नहीं बल्कि एकीकृत, व्यापक और समग्र दृष्टिकोण के साथ निपटना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के प्रभाव से नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। श्री मोदी ने कल G20 सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली और जलवायु के अनुकूल विकास प्रक्रियाएं अपनाई हैं। उन्होंने कहा कि भारत न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल कर रहा है बल्कि उसके आगे भी जा रहा है। सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि LED लाइट लोकप्रिय बनाई गई है, जिससे प्रतिवर्ष 3 करोड़ 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत तकरीबन 8 करोड़ परिवारों को धुआं रहित रसोई उपलब्ध कराई गई है। यह दुनिया में सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा अभियान है। India has adopted low carbon and climate resilient development practices. India is not only meeting our Paris Agreement targets, but also exceeding them. India has taken concrete action in many areas. We have made LED light popular. This saves 38 million tons of carbon dioxide emission per year. Smoke-free kitchens have been provided to over 80 million households through our Ujjwala scheme. There are efforts to eliminate single-use plastics. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं। देश का वन क्षेत्र बढ़ रहा है, शेर और बाघों की आबादी बढ़ रही है। सरकार ने 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर खराब भूमि को सामान्य भूमि बनाने का लक्ष्य रखा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत मेट्रो नेटवर्क, जल मार्ग और इनकी तरह की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे तैयार कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत 2022 से पहले 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा और 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि नई और सतत प्रौद्योगिकी में नवाचार और शोध बढ़ाने का यही श्रेष्ठ समय है। उन्होंने कहा कि सभी को सहयोग और गठबंधन की भावना से ये करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि विकासशील विश्व को वित्त और प्रौद्योगिकी का सहयोग उपलब्ध कराया जाए तो पूरा विश्व तेजी से प्रगति कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लैट नई दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग में स्थित हैं। ये 76 फ्लैट 80 वर्ष से अधिक पुराने 8 बंगलों के स्थान पर बनाए गए हैं। कोविड के प्रभाव के बावजूद इन्हें स्वीकृत की गई लागत से लगभग 14% की बचत तथा सही समय पर बना लिया गया। इस परिसर के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग पहल को भी शामिल किया गया है। इसमें फ्लाई ऐश और निर्माण की पुरानी सामग्री, थर्मल इंसुलेशन और ऊर्जा दक्षता का प्रयोग किया गया है। ये फ्लैट ऊर्जा कुशलता वाले एलईडी प्रकाश की फिटिंग, कम बिजली की खपत, वर्षा जल संचयन प्रणाली और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वीआरवी प्रणाली के तथा अन्य सामग्री से निर्मित किए गए हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी उपस्थित रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नल से पेयजल उपलब्ध होने से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोविड संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश पहुंचे। ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा, सरकार सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाएगी। एटीपी टेनिस फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में डोमिनिक थिएम का सामना डेनिल मेदवेदेव से होगा। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने तथा उसके प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों को रवाना किया है। इन राज्यों में या तो सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी है अथवा प्रतिदिन नए मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये 3 सदस्यीय केंद्रीय दल उन जिलों में जाएंगे जहां कोविड संक्रमण के अधिक मामले प्रकाश में आए हैं। ये दल संक्रमण को रोकने, निगरानी, नमूनों की जांच तथा संक्रमण से ग्रस्त लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। ये केंद्रीय दल संक्रमण से उबर चुके लोगों की देखभाल तथा उससे जुड़े एहतियात के बारे में भी सुझाव देंगे। इससे पहले केंद्र की ओर से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के उच्च स्तरीय दल भेजे जा चुके हैं। देश में कोविड-19 के 45,000 से अधिक नए मरीजों के साथ देश में संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 90,95,807 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई 501 मौत को मिलाकर इस महामारी से देश में अब तक मरने वालों की संख्या 1,33,227 हो गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की दर में सुधार आया है और यह आज 93.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 43,493 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई और इस तरह कुल 85,21,617 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कुल मरीजों की दर 4.85% है। वर्तमान में कुल मरीज की संख्या 4,40,962 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 20,000 से कम मरीज हैं। 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 20 से 50,000 के बीच सक्रिय मरीज हैं, जबकि महाराष्ट्र और केरल में 50,000 से अधिक मरीज हैं। कुल मामलों में से 77.68% 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हैं। दिल्ली में कुल 6,963 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। केरल में 6,719 और महाराष्ट्र में
4,088 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में पहली बार आरटी-पीसीआर परीक्षणों की संख्या रैपिड एंटीजन टेस्ट से अधिक कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की रणनीति का पालन करने का निर्देश दिया है। डीआरडीओ अस्पताल में स्थापित 250 वेंटिलेटर भी काम में लाए जा रहे हैं। दिल्ली में घर घर सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है और इस महीने की 20 तारीख तक 3,70,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। कोविड के फैलाव के कारण एम्स ने 207 अतिरिक्त जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर राज्य में कई स्थानों और दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड के अधिक से अधिक जांच करने पर जोर दिया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और अस्पतालों में हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है तथा कोरोना जांच क्षमता बढ़ा दी गई है। इस बात पर ध्यान रखा जा रहा है कि दिल्ली की वजह से उत्तर प्रदेश में आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण न फैले। दिल्ली से आने वाले लोगों की औचक जांच की जा रही है ताकि संक्रमण वाले लोगों का पता लगाकर उनका उचित उपचार किया जा सके। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि राज्य में अब तक कोरोना के 1,79,85,811 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नवंबर के महीने में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की दर 1.6% रही। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 2,588 नए मरीज सामने आए। वर्तमान में कोरोना के 23,806 मरीज हैं। अब तक 4,95,425 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में विधानमंडल के कल से शुरू हो रहे 5 दिन के शीतकालीन सत्र के लिए नवनिर्वाचित विधायकों का कोविड-19 परीक्षण किया जा रहा है। विधान परिषद के 8 सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण करने से पहले कोविड जांच कराई। विधानसभा सचिव आरके सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। कोविड महामारी को देखते हुए विधानसभा और विधान परिषद के सभी कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की जा रही है। इस बीच बिहार में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.22% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 5,189 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में 606 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 385 पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए। 2,24,000 से अधिक लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में दिवाली और अन्य त्योहारों के बाद दैनिक तौर पर संक्रमण के मामले बढ़ने और स्वस्थ होने वालों की संख्या के मुकाबले संक्रमितों की संख्या में तेजी आने के बाद कोविड के दूसरे दौर से बचाव के लिए सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और ठाणे शहर के बाद नागपुर और नासिक शहर में भी 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल अगले महीने तक या स्थानिक प्रशासन का निर्णय होने तक बंद रहेंगे। कई अभिभावक संगठन तथा लोक प्रतिनिधि स्कूल फिर से शुरू करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को इस निर्णय का उचित रूप से विचार करने का आह्वान किया है और कहा है कि इसे सार्वत्रिक रूप से अमल में न लाया जाए। दूसरी ओर महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट रुककर फिर से संख्या में बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है और सरकार, प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। हालांकि सरकार इस संभावना का सामना करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और नागरिकों को उचित सावधानी बरतने का, सभी प्रकार के नियमों का अनुपालन करने का आह्वान कर रही है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये फैसला कल देर रात हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। 8 जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्रों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थान रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में भाग लेने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने वाले लोगों के आवागमन पर छूट रहेगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाला जुर्माना
200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि पूरे प्रदेश में विवाह समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 100 रहेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर NN माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। देश में खरीफ मौसम 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 297 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में 252,69,000 टन धान की खरीद की गई थी। इस साल धान की खरीद में 17.73% की वृद्धि हुई है। बयान में कहा गया है कि कुल खरीद में 201,73,000 टन धान केवल पंजाब से खरीदा गया है। ये कुल खरीद का 67.8% है। खरीफ मौसम में अभी तक करीब 26,15,000 किसानों को 56,168 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। मूल्य सहयोग योजना के तहत 55 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत के स्थानीय विनिर्माताओं को तबाह करने के लिए बहुत ही कम कीमत पर सौर ऊर्जा उपकरण देश में भेज रहे हैं। आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा के जैसा निर्यात आधार बढ़ाना चाहता है। पवन ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यातक भी है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की भारी मांग है और विकास की क्षमता भी है। देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग बहुत ही कम है। Insofar as wind is concerned, we are already not only self-sufficient, we are an exporter. We export wind energy products. In solar energy manufacturing projects, we have capacity here and we are exporting part of that as well. But we want that to expand and it's going to expand. स्थानीय विनिर्माताओं को उत्पादन आधारित सुविधा योजना को प्रोत्साहन देने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण में तेजी आएगी। पीएम कुसुम योजना को दूसरी हरित क्रांति करार देते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को सौर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। वे अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगा सकेंगे। All these objectives are being met under the KUSUM scheme. So this scheme envisages that we will solarize all the pumps. Where agriculture feeder is separate, we will solarize the feeder. Where agriculture feeder is not separate, we will also provide assistance for separating the feeder so that the feeder can be solarized. Where it's going to take time to have a separate agriculture feeder, we will give solar panels to the farmer. श्री सिंह ने कहा कि भंडारण क्षमता, सैल और उपकरणों की कुशलता बढ़ने से भविष्य में सौर ऊर्जा की लागत में कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। RK सिंह के साथ यह पूरा साक्षात्कार आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। इसे आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड तथा अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हैदराबाद के लोगों को ये तय करना है कि वे मेयर के चुनाव में भ्रष्ट तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के प्रतिनिधि को चुनेंगे या भारतीय जनता पार्टी के उस प्रतिनिधि को जो लोगों से किए गए वायदों को पूरा करेगा। वृहद हैदराबाद नगर निगम चुनाव से पहले टीआरएस और एमआईएम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र को जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार ने जनता से किए गए वायदों को पूरा नहीं किया और वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही। तेलंगाना में एक ही विशेषता बनी है करप्शन, और करप्शन में राज्य पर कर्जा, डेट ऑन स्टेट एंड एसेट इन केसीआर और उनके सारे मित्र और सभी लोग, उनके एसेट बढ़ रहे हैं और एसेट राज्य के घट रहे हैं, वहां डेट बढ़ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने आज कहा कि पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद चुनाव, पंचायत उपचुनाव और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच होने वाले चुनावों में कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। उन्होंने सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील भी की। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आज सांबा जिले के रीगल इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। संदेह है कि बृहस्पतिवार को सेना की कार्रवाई में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया होगा। बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुक्रवार से बड़े पैमाने पर सुरंग रोधी अभियान चलाया जा रहा है और इस कार्रवाई में सेना और पुलिस भी शामिल है। ये अभियान अब भी जारी है। सुरक्षा बलों को सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में सूचना मिली थी। असम के गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए योगदान कर रही है। आकाशवाणी से बातचीत में कंपनी के तकनीकी निदेशक भास्कर फूकन ने कहा कि युवाओं के लाभ के लिए कौशल विकास पर भी बल दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एनआरएल ने 2 प्रमुख परियोजनाओं में नुमालीगढ़ में 1000 श्रमिकों को शामिल किया है। एनआरएल के तकनीकी निदेशक भास्कर फूकन ने कहा कि बायो रिफाइनरी परियोजना में 700 लोग काम कर रहे हैं, जहां बांस को इथेनॉल में बदला जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में जैव ईंधन में सहायक होगी। श्री फूकन ने यह भी कहा कि इस साल एनआरएल 350 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदेगी, जहां भारतीय वेंडर भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। We are doing lot of projects. This is one way that we are contributing towards giving opportunity to the local manufacturers, local contractors, even the local laborers are getting involved. मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, नुमालीगढ़। लंदन में एटीपी टेनिस फाइनल्स में आज रात विश्व के 3 नंबर के खिलाड़ी डोमिनिक थिएम और दुनिया के 4 नंबर के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव के बीच खिताबी मुकाबला होगा। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ऑस्ट्रिया के थिएम ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में रूस के मेदवेदेव ने बड़ा उलटफेर करते हुए राफेल नडाल को हराया। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में सुबह कोहरा और बादल छाए रहेंगे। तापमान 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा और तापमान 22 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। तापमान 23 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में हल्के हिमपात का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लेह में हल्की बारिश के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। और गुवाहाटी में सुबह धुंध के छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नल से पेयजल उपलब्ध होने से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोविड संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश पहुंचे। ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा, सरकार सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाएगी। और एटीपी टेनिस फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में डोमिनिक थिएम का सामना डेनियल मेदवेदेव से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।